हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं टेस्ट नंबर 226। 226 मींस अभी तक 225 टेस्ट जो है हो चुके हैं और आज से शुरू होने जा रहा है फुल लेंथ टेस्ट, यानी आपके जो है रोजाना होने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट FLT, यानी कि SGRT में अब हम लोग देने वाले हैं फुल सिलेबस पे टेस्ट और रोज ये टेस्ट आपका 2 से 5 होने वाला है बेटा। तो अगर कोई भी बच्चा जो ये टेस्ट देना चाहता है वो कहीं का भी हो आकर ये टेस्ट ज्वाइन कर सकता है और जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको रेगुलर अपडेट में मिलता रहेगा। तो चलिए बेटा बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल और मोलालिटी। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, यानी फर्स्ट का आंसर होगा R। पहले का में जो मैच करेंगे A से R। मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज यूनिटलेस। मोल्स का यूनिट मोल ही होगा। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो डी का आंसर होगा S। तो 51 का जो आंसर है वो है C। 51 का आंसर C मार दिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, जी नहीं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। 52 का आंसर आता है डी। BF3, देखिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के आपने बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन अगर यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है तो देखिए बेटा सिंपल से ट्रिक, जो सेंट्रल एटम होता है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, और साइड में कितने एटम है? 3, डिवाइडेड बाई 2 करिए, आ गया 3। 3 का मतलब होता है sp2। ये भी एक बहुत शानदार तरीका है। इस तरीके में हम लोग कहते हैं अगर ऑक्सीजन ग्रुप का साइड में आ जाए उसको नेग्लेक्ट करना है। जैसे कार्बन का होता है 4, साइड में जो है ऑक्सीजन, इसको मानो 0, डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 2, दिस इज sp। इसी तरह मान लीजिए अगर मुझे दिया SO4 - 2 का निकालना है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 6, साइड में ऑक्सीजन है, जो साइड में ऑक्सीजन है तो उसको मानो 0, -2 का मतलब होता है आना, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 4, sp3। इस तरह से बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। BF3 बोरॉन के पास जो होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग कर दिया, तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड इलेक्ट्रॉन इज 6, यानी 53 का आंसर जो है वो है डी। 53 का आंसर हो गया डी। चलिए 53 के बाद आगे बढ़ते हैं 54। एसर्शन है एसिटिलाइड इज द लेस बेसिक देन एनिलीन। जो हमारा एसिटिलाइड है वो लेस बेसिक है, बिल्कुल सही बात है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बात जो है सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 56 का ए। बोथ assertion and reason are correct। चलिए 54, 53, 54, 55, 56। एक मिनट बेटा थोड़ा सा देखिएगा। 54, एसिटिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, ठीक है ना। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी सॉरी बेटा इसका आंसर जो है वो बी है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एसिटिलाइड जो है वो लेस बेसिक है एनिलीन से, लेकिन ये रीजन इसका जो है बेटा वो सही नहीं है। चलिए मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। टाइटेनियम +2, आप जानते हैं कि टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम 22, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। जिंक होता है बेटा 30, मतलब 3d10
4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो D10 यहां पर हो गया 0, इसके पास आया 2, इसके पास 0, ये होता है 3d5 4s2, ये आया D5 मतलब 5, स्कैंडियम के पास भी 0। देखिए बेटा सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर आपका कहां गया, बोनस। चलिए 56, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, बिल्कुल सही है, एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ both metal and non-metals. Both statement first and second are correct. Which of the following statement is not correct? देखिए इसमें जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद आइदर ऑफ 2x 2p 2z, ये गलत है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है बेटा कि जो px है, जो हमारा px है वो px के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, py वाला py के साथ ओवरलैप करेगा और pz वाला pz के साथ ओवरलैप करेगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी कि आंसर जो है वो बी है। चलिए Which one of the following condition favor maximum formation? पहली बात तो ये समझना है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें लो टेम्परेचर जो होता है वो फेवर करता है, यानी पहला तो लो टेम्परेचर हो गया, यहां पे देखिए 2 मोल है, यहां पे 1 मोल है। हाई प्रेशर हमेशा रिएक्शन को हाई मोल टू किधर ले जाता है, लो मोल, यानी आंसर ए इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, देखिए एल्कली मेटल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में इसको समझ लें ये पर ऑक्साइड है सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आपको सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये पोटेशियम की बात कर रहा है, आंसर बी करेक्ट होगा। मैच द लॉ गिवन कॉलम 1 एंड 2, हेनरी लॉ, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये हो गया एस। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई, यानी 60 का जो आंसर है वो है ए। चलिए स्टेटमेंट गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब क्या हुआ, आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग कर देना। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और नीचे वाले का क्या होगा, रिडक्शन। ऊपर वाला एनोड होगा, नीचे वाला क्या होगा, कैथोड। हम जब भी देखिए ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का पार्ट होता है, जब हम लोग जिंक की कवरिंग करते हैं बेटा तो हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल की उसके ऊपर कवरिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट सही बात है, क्योंकि अगर खत्म होगा तो जिंक होगा, आयरन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिंक हैज मोर नेगेटिव पोटेंशियल, सही बात है, जो ऊपर होता है उसका एसआरपी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू में ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला आता है, कह रहा है जलदार मेटल इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइट्रो कंपाउंड, एजोपेरिडिन, ये सब जो है जलदार मेटल जो है एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन चेंज अमोनियम सल्फेट में होता है विद कंसंट्रेट H2SO4। नाइट्रोजन चेंज नहीं होता अमोनियम सल्फेट में कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराने के बाद। द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए बेटा ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, पहले जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को समझिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमारी क्या होती है। जैसे हम लोग जानते हैं K इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T होता है, तो KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT होता है, देन AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता है, Y इज इक्वल टू C माइनस क्या होता है, MX होता है। तो Y इज इक्वल टू C माइनस MX का ग्राफ जो है आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, यहां पर यह भी नहीं हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए द इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, अगर मान लीजिए हम लोग इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे CH3 COH, यहां पर 2 लोन पेयर है और ये हमारे डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा गिन लीजिए 3 4 5 6 7 और 2 9, ठीक है ना। 64 में 9 सिग्मा है, 1 पाई है, 2 लोन पेयर है, आंसर 1 इज करेक्ट। चलिए फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन एन
ऑटोमोबाइल। यहां पर ये कंबशन की रिएक्शन है और जितनी भी कंबशन की रिएक्शन होती है वो सब की सब जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी। यहां पर देखिए तो डेल्टा एनजी निकालिए। डेल्टा एनजी का मतलब यहां पर कितने मोल हो गए 16 और यहां पर कितने हैं 25 और ये 2। तो अगर हम लोग देखें इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी क्या कर रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो ये गैसियस मोल 18 और 16 कितने हो जाएंगे 34। यानी कि यहां पर जब इसके दोनों मोल्स और इसके मोल्स देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है, बढ़ रही है। यानी कंडीशन ऐसा हो जैसे कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो प्रोसेस हमेशा जो है हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, आंसर बी इज करेक्ट। 65 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 का आंसर जो है वो बी है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। और ये डी वाला ऑप्शन डिहाइड्रेशन, आंसर सी जो है इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड, तो 68 का आंसर जो है वो ए है बेटा, ठीक है ना। ये करेक्टली मैच साइज में नहीं दिया हुआ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपको जो दिया हुआ है मैग्नीज यहां छोटा है, नहीं मैग्नीज जो होगा साइज में उससे वो बड़ा होगा, यानी 68 का आंसर ए है। फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ड रिएक्शन, आप सब जान रहे हैं ये स्वार्ड रिएक्शन है, ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। फिर उसके बाद यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर आप जानते हैं CuCl अगर साथ में हो तो सैंडमेयर होता है, सिर्फ यहां Cu दिया होता तो गटरमैन होता। तो 69 का आंसर जो है वो ए है। फिर आते हैं 70, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा एनर्जी निकालना होता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं n+l, सबका n+l दिया हुआ है, n+l जोड़ते चले जाइए आपको वैल्यू मिल जाएगी। 70 का आंसर जो होगा ए होगा। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर Q की वैल्यू क्या होती है 0। हम जानते हैं डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W, ये वैल्यू हमारी 0 है। और फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन भी 0 होगा, तो डेल्टा E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। आंसर सी इज करेक्ट। 71 के बाद 72 है। आपसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेज करेक्टली मैच। आप यहां देखते हैं ये 3d5 होगा 3d4 होगा, D5 और D4, D5 जो होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए which of the following which is not the disproportionation reaction, disproportionation when the same element get oxidized and reduced। आप इसको तोड़िए, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन को यहां पर ब्रेक करिए। जब इसको आप ब्रेक करेंगे यहां से तो ये बनेगा अमोनियम आयन और बनेगा साथ में नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रोजन का यहां पर -3 होता है, इसका यहां पर -5 होता है और यहां पर जा रहा है ये +1 में। दिस इज नॉट द डिसप्रपोर्शनेशन, दिस इज द कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ द डिसप्रपोर्शनेशन इज कॉल्ड कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यहां पे निगेटिव वाला जो होता है स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ जाता है। 74 का आंसर जो होगा वो सी होगा। द करेक्ट IUPAC नेम 75 का जो आंसर है वो सी है। चलिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बोराजीन। बोराजीन आप लोग जानते हैं B3N3S6, इट कंटेन बनाना बॉन्ड। साफ साफ गलत है क्योंकि B2S6 के अंदर जो होता है बनाना बॉन्ड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज sp कार्बन, साफ साफ दिख रहा है यहां पे कार्बन 2 पाई से जुड़ा हुआ है तो यहां पे sp होगा। 77 का आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड विल हैव 4 डिफरेंट आइसोमर। यहां पे आप देख सकते हैं En2Cl2, इसके सिस और ट्रांस बनते हैं, सिस वाले ज्योमेट्रिकल बनता है 3 बनेंगे। यहां पे A2B2 टाइप का स्ट्रक्चर है 2 बनेगा। यहां पर सिर्फ क्या बनता है, ऑप्टिकल बनता है। यहां पर En A2B2 टाइप का, इसके टोटल 4 आइसोमर बनते हैं। आंसर बी होगा। मैं पहले भी इसको एक बार डिस्कस कर चुका हूं। सुक्रोज जो होता है, जब देखिए इसका boiled with dilute HCl, the process sucrose molecule breaks into D-glucose and D-fructose. यानी आंसर सी इज करेक्ट। Which of the following statement is not true about the secondary structure of protein? अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड रेडिड्यू इज इंपॉर्टेंट टू टर्सरी स्ट्रक्चर, नॉट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Which of following is correct order of एसिडिक स्ट्रेंथ? अब देखिए यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ में बी वाला आंसर सही है। यहां Cl है, माइनस आई लगाएगा। यहां पे देखिए प्लस आई, यहां प्लस आई और ज्यादा हो गया तो यहां माइनस आई है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन प्रोसीड एनिलीन एज द मेन प्रोडक्ट? आंसर डी इज करेक्ट। फिर आगे आ जाइए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। 83 का आंसर जो है वो डी है। टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट स्टार्टोमेरिज्म, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। 84 का आंसर बी है। 85 में कंपाउंड एक्स कंपोजिशन, यहां पे Cl की वैल्यू n है। यहां देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 3 है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट 3 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्रोमियम +3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3 है तो D3 होगा। D3 का मतलब क्रोमियम +3 हुआ। इसका मतलब CrH2O 6Cl3 यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। इट रिएक्ट विद द AgNO3 एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो पहली बात देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, H2O 6 है, Cl3 अगर आप रखेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आप इसमें रखते हो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसमें जो है इट रिएक्ट विद AgNO3 एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए H2O4 Cl2 और बाहर क्या होना चाहिए, Cl, क्योंकि A4B2 टाइप का होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपने A5 या A6 रख दिया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मिनिमम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए MO4B2 टाइप का होना चाहिए, यानी H2O4 Cl2 बार भले ही 2H2O हो। तो यहां से इस क्वेश्चन को पकड़ना है। मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन D3 होगा। D3 होगा तो क्रोमियम +3 होगा। क्रोमियम +3 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आएगा। उस हिसाब से बेटा इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 86 में आ जाइए, कंसीडर द रिएक्शन। पहले रिएक्शन में देखिए 4H ऑलरेडी टूटा हुआ है, यहां पे बॉन्ड को तोड़ना है, इसलिए इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो नेट एनर्जी हमारी घट जाएगी। X की वैल्यू Y से क्या हो जाएगी, ज्यादा। द रिएक्शन क्विसेंट, अगर रिएक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा तो इसका मतलब Q की वैल्यू Kc से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर Kc ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड चलता है, Q ज्यादा होता तो बैकवर्ड चलता है। 87 का आंसर डी है। While charging the lead storage battery, PbSO4 is reduced to Pb. Answer A is correct. अब इसको मैंने बताया था बेटा, आई बाहर सचिन क्लास से फरार, ठीक है ना। ओ आज पानी नहीं आया, इडियट अमोनिया इन कोलंबो चाइना, कोलंबो नेपाल चाइना कोलंबो, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने आपको याद कराया था। तो 89 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है इसमें। द रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है A0 माइनस AT बाई क्या करना है, T। व्हाट इज द इनिशियल रेट, ये A0 हमें बताना है, K की वैल्यू हमें दे दिया है, और फाइनल ये दे दिया, ये टाइम 25 है, और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो 90 का आंसर जो है आ जाएगा डी।
चलिए 91 है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेशनल रिएजेंट K2HgI4 फार्मूला होता है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए 92 में आ जाते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हमारा KIP ग्रेटर देन KSP होगा तभी प्रेसिपिटेट क्या होगा, फॉर्म। अगर AB टूट रहा है, बना रहा A प्लस एंड B माइनस, तो हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू A प्लस एंड B माइनस। तो यहां पर हम इसके कंसंट्रेशन को निकालें। KSP है 10 टू पावर माइनस 8 और A प्लस जो है 10 टू पावर माइनस 3 है और B माइनस हमको क्या करना है, कैलकुलेट। तो 10 टू पावर माइनस 5 से हमारा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी 92 का आंसर जो है वो C है। चलिए 93, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, पेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन is 1 to 8.8 when 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का जैसे नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहां सल्यूट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा सल्यूट के लिए। यहां वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए। वेपर प्रेशर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, यानी कि ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये हमें दे दिया 15 ग्राम, 250 ग्राम ये दे दिया। बेंजीन हो गया 78, ठीक है। और वेपर प्रेशर बेंजीन का जो है 128 दिया है, यानी दिस इज 121.8 और घट करके ये हो गया 120.2, ये भी है 121.8। यहां से बेटा सॉल्व करिएगा, 93 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फॉर ए रिएक्शन AAXY, A is 2.2, the rate was found to be this, on reducing concentration A to half the rate change। पहले आप कंपेयर करिए रेट और कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं। मैंने कंसंट्रेशन को 2.2 से 2. पहले कंसंट्रेशन हमारा 2.4 था, ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन हाफ, इसको मैंने हाफ किया, ये 0.6 हो गया, यानी इसको हाफ करने में ये 1/4 हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन को हाफ किया और रेट 4 गुना घट गया। इसका मतलब ऐसे समझिए, इसको डबल करिए तो ये 4 गुना, इसके ऊपर पावर कितना हो गया, 2। ऐसे इसको हाफ किए तो 1/4 हो गया, तो ऑर्डर में रिएक्शन कितना हो गया, B, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ कि K इक्वल टू 2.303/T log A नॉट माइनस 80। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी था। डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू, ये वैल्यू जो है 0.5 है, ये 0.125 है, और टाइम जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हो, फर्स्ट ऑर्डर 50 मिनट, यानी ये वैल्यू दे दिया 50। यहां से आप K की वैल्यू निकाल लीजिए। K की वैल्यू निकालने के बाद रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन 0.05 दिया है। इस K की वैल्यू यहां पुट करके आप निकाल लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद आप लिख सकते हैं H2O2 चेंज इनटू H2O प्लस हाफ O2। यहां पर आप लिख सकते हो DH2O2 अपॉन DT इज इक्वल टू DH2O अपॉन DT इज इक्वल टू 1/1/2 DO2 अपॉन DT, एंड दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करिए, ये वैल्यू पता है, DO2/DT क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। यानी हमारा DO2/DT जो होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, 1/2 रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 95 का आंसर जो है वो D आ जाएगा। चलिए आते हैं 96, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट पता है, इसका डेल्टा G1 लिखिए तो -2 इंटू F इंटू E नॉट सेल। इसका डेल्टा G2 लिखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे एक, 1 इंटू F इंटू E नॉट सेल। फाइनल जो हमारा रिएक्शन पूछ रहा है वो पूछ रहा है Fe+3
प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंज इंटू Fe, डेल्टा G3 इक्वल टू -3 इंटू F इंटू E नॉट सेल। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन हमको लानी है तो क्या क्या करें? तो देखिए Fe+3 सेम साइड है और Fe इधर जो है वो सेम साइड है, मतलब ये समझिए इक्वेशन 1 है, 2 है और ये 3 है, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, यानी डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। अब जो सारी वैल्यू है यहां पे रखते चले जाइएगा और E नॉट सेल यहां से -3 इंटू F इंटू E नॉट सेल ये निकालना है, और G1 के लिए वैल्यू देखेंगे तो -2 इंटू F इंटू जो वैल्यू दिया है -0.47 प्लस -1 इंटू F इंटू 0.77, और यहां से आप E नॉट सेल की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे, यानी 96 का जो आंसर आएगा वो A आ जाएगा। ठीक है, चलिए 96 के बाद आते हैं 97 पे। इन विच केस द वांट ऑफ फैक्टर रिमेन सेम, तो याद रखिएगा कि 97 में जो बी ऑप्शन है, जिंक क्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो यहां पर वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि यहां देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ZnCl2 की, तो ये बनाया जिंक आयन और 2 क्लोराइड आयन, N की वैल्यू कितनी हो गई? 3। लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद बनाता है NH3 Cl2, तो बेटा ये भी टूटेगा तो कितने आयन बनाएगा? 3, तो आंसर हो गया B। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड ए फॉलोइंग रिएक्शन, 98 का आंसर जो है वो C है। 98 का आंसर C है। 99 का जो आंसर है बेटा वो B है। उसके बाद आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH। बेटा देखिए अगर आप बात करो यहां पर OH बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम, तो यहां पर ये देखिए दोनों की साइज छोटी छोटी है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसकी साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। वही केस है जैसे एक पहिया आपके रिक्शे का हो और दूसरा पहिया जो हो ट्रैक्टर का हो, तो वही कंडीशन जो है यहां पर आ जाती है। तो देखिए बेटा ये आपका जो है टेस्ट का डिस्कशन था, फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन था बेटा, जिसको हम लोगों ने फटाफट एक रिव्यू में डिस्कस कर लिया। आपके जो क्वेश्चंस गलत हो बेटा उन क्वेश्चंस को जो है एक बार देख जाइएगा, और उसके बाद जो है अगर कोई भी डाउट आती है बेटा तो आके आप यहाँ पे जो उसको और क्लियर कर सकते हैं। अब फुल टेस्ट देने के बाद जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लग रहा हो या जिस टॉपिक के अंदर लग रहा हो कि ग्रिप अभी नहीं आ पाया है, तो बेटा उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये हम लोग के केमिस्ट्री का डिस्कशन था। फिर कल हम लोग दूसरे फुल टेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Fe+3 इलेक्ट्रॉन चेंज इंटू Fe, डेल्टा G3 इक्वल टू -3 इंटू F इंटू E नॉट सेल। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन हमको लानी है तो क्या क्या करें? तो देखिए Fe+3 सेम साइड है और Fe इधर जो है वो सेम साइड है, मतलब ये समझिए इक्वेशन 1 है, 2 है और ये 3 है, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, यानी डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। अब जो सारी वैल्यू है यहां पे रखते चले जाइएगा और E नॉट सेल यहां से -3 इंटू F इंटू E नॉट सेल ये निकालना है, और G1 के लिए वैल्यू देखेंगे तो -2 इंटू F इंटू जो वैल्यू दिया है -0.47 प्लस -1 इंटू F इंटू 0.77, और यहां से आप E नॉट सेल की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे, यानी 96 का जो आंसर आएगा वो A आ जाएगा। ठीक है, चलिए 96 के बाद आते हैं 97 पे। इन विच केस द वांट ऑफ फैक्टर रिमेन सेम, तो याद रखिएगा कि 97 में जो बी ऑप्शन है, जिंक क्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो यहां पर वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि यहां देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ZnCl2 की, तो ये बनाया जिंक आयन और 2 क्लोराइड आयन, N की वैल्यू कितनी हो गई? 3। लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद बनाता है NH3 Cl2, तो बेटा ये भी टूटेगा तो कितने आयन बनाएगा? 3, तो आंसर हो गया B।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड ए फॉलोइंग रिएक्शन, 98 का आंसर जो है वो सी है। 98 का आंसर सी है। 99 का जो आंसर है बेटा वो बी है। उसके बाद आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ई एच। बेटा देखिए, अगर आप बात करो यहां पर ओ एच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? ओ एच बॉन्ड, और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलेनियम। तो यहां पर ये देखिए दोनों की साइज छोटी छोटी है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसकी साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। वही केस है जैसे एक पहिया आपके रिक्शे का हो और दूसरा पहिया जो हो ट्रैक्टर का हो, तो वही कंडीशन जो है यहां पर आ जाती है। तो देखिए बेटा, ये आपका जो है टेस्ट का डिस्कशन था, फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन था बेटा, जिसको हम लोगों ने फटाफट एक रिव्यू में डिस्कस कर लिया। आपके जो क्वेश्चंस गलत हो बेटा, उन क्वेश्चंस को जो है एक बार देख जाइएगा, और उसके बाद जो है अगर कोई भी डाउट आती है बेटा तो आके आप यहां पे जो उसको और क्लियर कर सकते हैं। अब फुल टेस्ट देने के बाद जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लग रहा हो या जिस टॉपिक के अंदर लग रहा हो कि ग्रिप अभी नहीं आ पाया है, तो बेटा उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये हम लोग के केमिस्ट्री का डिस्कशन था। फिर कल हम लोग दूसरे फुल टेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।